What's going on, guys? What's going on? A good evening, afternoon, whatever the time it is. तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है. दिस इज़ गोइंग टू स्टैंड आउट. क्यों? क्योंकि आज का फॉर्मेट बहुत अलग होने वाला है. क्यों? यूजुअली हम या तो वीडियोस बनाते हैं आंकी करते हुए, या तो एमसीक्यू करते हुए, और या तो क्या एनसीईआरटी रीडिंग वीडियोस होती हैं. ये वीडियो बिल्कुल अलग स्टैंड आउट करने वाली है, क्योंकि मैंने अभी भी टेस्ट दिया था, और क्योंकि मैं पूरा टेस्ट एक साथ नहीं दे पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न. लास्ट टाइम भी दिया था मैंने, और पूरा टेस्ट एक साथ नहीं दे पाया. मतलब पहला तो ये है कि मेरे को टेस्ट खुद भी देना, रीचेक भी खुद ही करना है. तो उसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब आलस आ रहा है. यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट, एंड दैट आई डोंट वांट टू डू. तो इसलिए मैंने ब्रेक कर लिया. पहले फिज़िक्स किया फिज़िक्स किया, एंड देन अभी इसकी मिस्टेक्स एनालाइज करूँगा, उसके बाद केमिस्ट्री करूँगा, फिर उसकी मिस्टेक्स एनालाइज करूँगा. क्योंकि मेरा मेन है, मैं पेपर तो दे लूँगा, मुझे पता है 3 घंटा बैठ के मैं दे दूँगा पेपर. भले अभी 3 घंटे नहीं बैठ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है इन द एग्जामिनेशन हॉल में आराम से दे लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. एग्जामिनेशन हॉल में अलग ही होता है भाई. हाँ, मेरा मेन है कि मैं मिस्टेक्स एनालाइज करूँ और अपना टाइमिंग वगैरह बैठा के रखूँ. ऑब्वियसली अभी मैं फ़िज़िक्स दे रहा हूँ, फिर मैं अपने आप को ब्रेक दूंगा, तो एक यहाँ की परफॉर्मेंस, मतलब केमिस्ट्री में जो, खैर अगला मैं बायो देने वाला हूँ, बायो की परफॉर्मेंस पेपर में, लेजिट पेपर में अलग होने वाली है एज़ कम्पेयर टू बायो की परफॉर्मेंस अभी जब मैं ब्रेक लेके आराम से घर के कंफर्ट में बैठ के दे रहा हूँ. तो मुझे पता है वो अलग है. आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट, और मैं उसको कंसिडरेशन में भी ले रहा हूँ. खैर, मैंने टेस्ट दिया, और ये वो चीज़ें हैं जो, ये वो क्वेश्चन है या तो जो गलत हुए हैं या तो मैंने छोड़ दिया है, तो अब मैं उन्हें एनालाइज करने वाला हूँ. तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लम एनालाइजिंग सेशन कहूँगा, सॉल्विंग भी नहीं, क्योंकि सॉल्व किया होता तो ये होता ही नहीं यहाँ पे. प्रॉब्लम एनालाइजिंग है. तो ये टोटल मेरे हिसाब से 21 होने वाला, 21 क्वेश्चंस हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सजेस्ट सूटेबल मैच बिटवीन द, एक सेकंड रुको यार. अब क्योंकि ये गलत हुए, इन्हें ऐड करना ही है, तो इन्हें सीधा मैं यहाँ डाल देता हूँ. यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है. यहाँ से पढ़ेंगे, रुक जाओ, इसे यहाँ रखो. पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद, एक सेकंड रुको, पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आंसर्स देखेंगे. सजेस्ट अ सूटेबल मैच बिटवीन द फंक्शन इन द फर्स्ट कॉलम. ओके, मुझे आई हैव नो क्लू अबाउट दिस. यू गाइस ट्राई कर लो, पॉज करो ट्राई कर लो. आओ आते हैं. पहला मैं अटेम्प्ट तो कर ही सकता हूँ वैसे तो. साइन 390 डिग्री है. साइन 390 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ चाहूँ तो साइन 360 प्लस 30. और एक और बात होती है साइन ए प्लस बी. अगर साइन ए प्लस बी दे रखा है आपको, तो आप यूज़ कर सकते हो साइन ए साइन बी प्लस कॉस, नहीं, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए. ये चीज़ यूज़ कर सकते हो. मैंने ये यूज़ क्यों नहीं करी, क्योंकि मुझे साइन 360 की वैल्यू नहीं बताती. अब सोल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है. ये रहा सोल्यूशन, ये सोल्यूशंस हैं. पहले वाले का सोल्यूशन देखते हैं. पहला वाला कहाँ है? पहला वाला दे ही नहीं रखा, बहुत बेहतरीन. तो जब पहला वाला नहीं दे रखा है तो कुछ कर नहीं सकता मैं इसमें. आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट. और दूसरे देखते हैं, दूसरी गलती है. दूसरा क्वेश्चन कौन सा करना है? अरे यार, इसे ऐड करना था. तो दूसरा हो गया छठा, ठीक है. अरे एक सेकंड रुको, पहले वाले को ऐड कर देता हूँ, भले ही आंसर बाद में देख लूँगा. एक्चुअली एम आर सर के किसी लेक्चर में मैंने देखा था, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था. शाउट आउट टू एम आर सर, नॉट दैट ही नीड्स माई शाउट आउट. खैर, और एक ड्रिल नोटबुक भी रख लो भाई. जो तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस करनी है ना बाकी चल के. तो मेरी मिस्टेक हो गई पहले, ये साइन और कॉस की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में मुझे काफ़ी दिक्कत आती है. मतलब बहुत पेचीदा से अगर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आ गई. एक्चुअली सर का कुछ बहुत अच्छे सर ने समझाया था. ऑब्वियसली मैंने बहुत दिनों से किया नहीं, तो मैं भूल रहा हूँ, फिर भी ऐड कर देता हूँ मैं. दूसरा सवाल, हाँ, तो दूसरा हो गया दूसरा सवाल जो नहीं हो पाया था, मैंने ट्राई नहीं किया था, गलती हो गई होगी या छोड़ दिया होगा.
एंगल बिटवीन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एक ये वेक्टर है, ठीक है। 3 डायमेंशन में है, तीनों के तीनों डायमेंशन है। फिर एक है कि 2i कैप है प्लस सॉरी माइनस j कैप था और शायद माइनस k कैप भी था। इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। ऐसा यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जहाँ तक मेरे समझ में आए कि a प्लस बी हो जाता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मे बी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो आप, मे बी। लेकिन फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा, और जो कि मैं चाह नहीं रहा ऐसा हो। आओ देख ही लेते हैं यार, देख ही लेते हैं। मेरे हिसाब से ए क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो कि a क्रॉस b होता है, a क्रॉस b होता है शायद ab साइन थीटा, मेरे हिसाब से। आओ एक बार ला के देख लेते हैं, कोई नुकसान तो है नहीं। तो a क्रॉस b हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर मैं लिखने जाऊँ तो ये हो जाएगी 2 2 4 प्लस 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 1 लिख लो तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हो गया माइनस। अच्छा बाय द वे मैं 4 कुछ यूनिट वगैरह नहीं आएगी क्या? नहीं, क्योंकि आई कैप से मल्टीप्लाई होता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से आई स्क्वायर मतलब 1 हो जाता है वो। फिर मतलब ये चीज़ नहीं रह जाती, यूनिट वेक्टर नहीं रह जाता फिर वो। -3 -1 तो ये हो गया जी 0। तो कॉस थीटा बराबर हो गया 0, कॉस थीटा बराबर 0। कॉस थीटा 0 कब होता है? मेरे हिसाब से जब थीटा 90 होता है। तो 90 का मतलब हो गया π/2। अब एक बार आंसर देख लेते हैं। छठा ये रहा, ठीक है। तो आंसर हो गया π/2, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अब मैं सोच रहा हूँ इसे ऐड करूँ नहीं, मैंने उस समय ध्यान ही नहीं दिया, उस समय मैंने इतना एफर्ट नहीं लगाया जबकि लगा लेना चाहिए था। अब बताओ इसे ऐड करना है नहीं करना है? नहीं एक सेकेंड, ये तो ओके ओके ओके, तो हमने इंटायरली डिफरेंट फार्मूला यूज़ किया था। ठीक है भाई, तो हम लोग आंसर सही आ गया लेकिन वो फार्मूला गलत था। थोड़ा हिंट देते हैं अपने आपको कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है एक्चुअली। ये जो मैं फिर से बताता हूँ, अपनी गलती एक्सपेंड कर देते हैं कि अगर आप a डॉट b आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हो गया जैसा कि आपका a वेक्टर है b वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट। बाय द वे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस, मैं एक्चुअली ब्रश अप नहीं कर रहा अपने कॉन्सेप्ट। मैंने काफ़ी दिनों से वेक्टर वगैरह ब्रश अप नहीं किया, मैंने काइनेमेटिक्स वगैरह छेड़ी थी और वेक्टर्स के काफ़ी सारे सवाल आ गए। ओके, अनसरप्राइजिंगली खैर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इनफैक्ट हमने यहाँ पर भी कॉस थीटा ही लेना था। मैं सबकॉन्शियसली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही निकाल रहा था, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है मैं सबकॉन्शियसली यहाँ, हाँ ये चीज़ नहीं करनी थी, और सबकॉन्शियसली मैं निकाल तो यही रहा था, डॉट प्रोडक्ट ही निकाल रहा था। डॉट प्रोडक्ट में बस आप आई कैप के वेक्टर को आई कैप के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, जे के साथ, के के साथ। क्रॉस में क्या करता है, जब आएगा समझा दूंगा। क्रॉस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इससे थोड़ा लंबा होता है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा, हल्का सा लंबा होता है। TWS खैर 4 - 3 - 1 ये आ गया, और कॉस थीटा बराबर मतलब ये आ गया। छोड़ो, अब यहाँ कुछ खास है नहीं, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 पे। द 4 पेयर ऑफ फोर्स वेक्टर गिवन। यार यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई, इन्होंने कही कि 4 पेयर है, ठीक है, और दे रखा है 2 पेयर, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो ये मैं आंसर देख लेता हूँ, हो सकता है वैसे गलत ही हो, ये क्वेश्चन ही गलत हो। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। चेक द ऑप्शन बाय यूजिंग द रिलेशन a अप्रॉक्सीमेटली बराबर b है क्या?
आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। द 4 पेयर्स ऑफ फोर्स वेक्टर आर गिवन, ठीक है ये थी, लेकिन है तो ये अच्छा ये अलग अलग, अच्छा 4 ऑप्शंस, ठीक है विच पेयर्स ऑफ फोर्स कैन नॉट बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, ठीक है जी ओके। मतलब इसमें से आप कौन को ऐड नहीं कर सकते कि 10 न्यूटन बनाने के लिए ऐड क्यों, किसको किसको नहीं कर सकते। अच्छा 11 और 2, 5 और 16, 7 और 8, 100 और 105। ये तो देख के ही पता चल रहा है ये ऐड नहीं होने वाले। 100 और 105 ये बिल्कुल, मैं कैसे पता चल गया, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे अगर देखना हो ना, मैं पहली 2 चीज़ नोटिस करता हूँ। पहले तो उन दोनों को ऐसे ऐसे प्लस कर लो, ठीक है, एक लाइन में प्लस कर दो, या तो उन दोनों को उल्टा करके प्लस कर दो। वैसे तो ये माइनस करना हुआ, लेकिन वेक्टर के सेंस में प्लस भी करना हो गया। अगर आपको बात समझ में नहीं आए तो लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन, कि मैं 11 और 2 को ऐसे प्लस कर सकता हूँ 13 बनाने के लिए, ठीक है, और 11 और 2 को माइनस भी कर सकता हूँ 9 बनाने के लिए। तो ये 9 का वेक्टर हो गया, ये 13 का वेक्टर हो गया। अब इसके बीच में कहीं ना कहीं तो 10 आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंगल तो बैठ ही, इनके बीच में कहीं ना कहीं 10 तो आने नहीं वाला है भाई, समझ रहे हो ना। एंगल का खेल होता है, पहले एंगल से खेलो। 5 और 16 हो गया, ठीक है, तो जी 5 और 16 को अगर मैं साइड बाय साइड मतलब एक ही डायरेक्शन में प्लस कर दूँ, सिंपली प्लस कर दूँ, तो ये हो जाएगा एक साइड हो जाएगा 21, और उल्टा करके प्लस करूँ तो एक साइड हो जाएगा 11, और 10 आता है 11 और 21 के बीच में, कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा, ऐसा वेक्टर सा आ जाएगा, ठीक है। 7 और 8 भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन 100 105 अगर छेड़ोगे, अगर आप 100 105 को अगर ऐसे करते हो, नहीं एक सेकेंड, नहीं रॉन्ग लॉजिक, तो ये तो हो जाएगा 200 कुछ, 205 के आसपास, और ये हो जाएगा 5 10, तो इसके बीच में, लेकिन आंसर 4 ही होना चाहिए। और देखते हैं, आंसर 2 है। ओके एक बार डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। ए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो बी के, और आर से छोटा हो, और ए और बी के सम से भी छोटा। आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, लेट्स लीव इट फॉर सम अदर टाइम, या कोई लकी कमेंटर, आई विल गिव यू अ शॉर्ट आउट। ए बराबर होना चाहिए ऑलमोस्ट बी के, क्या क्या कहना चाह रहा है ये। ए बराबर हो बी के, वो छोटा होगा आर रिजल्टेंट के, और रिजल्टेंट छोटा होगा, कैन नॉट बी एडेड टू, आंसर है 2। अच्छा 5 और 16 बराबर नहीं है, बराबर तो ये भी नहीं है, ठीक है, ए और बी से छोटा हो, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। आ जाओ चौथे पे आ जाओ, कोई अगर सॉल्व कर सकता तो बता देना, वरना ठीक है। रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू डेथ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज द, मुझे इसमें सिर्फ प्लैंक कांस्टेंट का पता था, वो भी यहाँ से मैं निकालना बैठता, तो यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट का वो निकालता, प्लैंक कांस्टेंट की वो हो जाती ई टी, ये हो गया टाइम, ठीक है। एनर्जी का हो जाता, एनर्जी तो कुछ भी ले लेता, एनर्जी का तो बहुत है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एच हो गया, ई हाँ तो ठीक है, और आई होता है एम आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर, ठीक है। चलो एक बार फिर भी निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ, इसकी यूनिट निकालोगे तो इसकी एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी से आ जाएगी, एनर्जी की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से आ जाएगी, ई इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया बॉटम लाइन, ये आ गई हम लोगों की, ये सॉल्व करने बैठे हम, एनर्जी हो गया हाफ को नहीं लेते ऑब्वियसली, तो ये हो गया के जी एम वी स्क्वायर, वी हो गया मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे टी टू द पावर -2 होना था, और टी टू द पावर +1 है, तो ये टू टू द पावर बस और सिर्फ -1 रह जाएगा। अपॉन रखते हैं एच, सॉरी रुक जाओ, यहाँ पे एच लिखने दो मुझे, एच
अपॉन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल एम से डोनेट करता है, और वो एम आर स्क्वायर है। एम हो गया kg, आर हो गया रेडियस होता है लेंथ का स्क्वायर। तो ये हो गया टी टू द पावर -1। टी टू द पावर -1 की फ्रीक्वेंसी मैच करती है अपनी इससे, अरे सॉरी, टी टू द पावर मैच करता है फ्रीक्वेंसी से। नाइस, चलो ये भी ऐड हो गया। एम आर स्क्वायर से मुझे एम आर सर याद आता है, तो एम आर सर कनेक्शन। चलो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर जितना भी है ये, आओ। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इफ फोर्स एफ एक्सेलरेशन, मैं एक्चुअली खैर छोड़ो, मैं सोच रहा था बता भी दूं कि कौन कौन सी गलती थी और कौन कौन से इंटेंशनली छोड़े मैंने। ये तो शायद मैंने किया था, इसका मेरा आ रहा था 2 आ रहा था, बट देखते हैं। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इफ फोर्स एफ एक्स, अरे ये मेरा सही आ रहा था यार, मेरे को जहाँ तक याद है 12 का 2 है। हाँ देखो सही है, मेरा सही है। ओह अच्छा, हाँ ये तरीका भी यूज़ कर सकते थे यार, ये तरीका ज़्यादा बेटर है। मैंने बिल्कुल ही अलग तरीके से किया था। मैंने किस तरीके से किया था मैंने अरे मेरा बहुत फालतू सा तरीका था। मैंने एक्चुअली जैसे ये वाला लॉजिक यूज़ किया ना, कि एच का वो एच की यूनिट निकालो, सॉरी हाँ एच की यूनिट निकालो, फिर एम की यूनिट, मतलब फिर एच की यूनिट निकालने के लिए ई की यूनिट निकालो, फिर टी की। तो ऐसे ही मैं लॉजिकली देख रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी हो गया, ठीक है, एनर्जी का हो गया, एनर्जी मतलब कि क्या लेके चलते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिया था मैंने, मेरे को देखना पड़ेगा अपने रफ। हाँ मैंने मैंने एनर्जी ली, mgh लिया पहले, mgh लिया फिर यहाँ से फोर्स इसमें ऐड किया, मतलब फोर्स कैसे कैसे तैसे था, यहाँ पे एक्सेलरेशन था ही। फिर मैंने एच को शायद मैंने AT² के ऐसे लिखा। ये कहाँ से आया, ये काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से आया था शायद, S = UT + ½ AT² से निकाला मैंने। फिर एक्सेलरेशन, फिर FAT² आया। तो ये तरीका था, ये तरीका थोड़ा बेकार है, ये तरीका थोड़ा सुपीरियर लग रहा है मेरे को। ये तरीका कौन सा है देख लो, वैसे तो पॉज करके, मैं समझाने नहीं वाला क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अभी केमिस्ट्री भी करना है। मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा, तो इसलिए क्योंकि ये मैंने सही किया है, ये एक्चुअली मैंने गलती से ऐड कर दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। इधर आओ, अब वर्नियर कैलिपर, अरे यार ये चीज़ नहीं उठानी होती हाँ ये कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर पे 10 डिवीजन है, ठीक है, विच कोइंसाइड विद 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ 0.1 मिलीमीटर, द मेन स्केल ऑफ द डिवीजन। मैं एक्चुअली कैलिपर वगैरह वाली चीज़ें मैं एक ज़माने में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, अब मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा रस्टी हो गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। क्वेश्चन नंबर 13 था ये, ठीक है। 10 आपके वर्नियर स्केल डिवीजन है, और जो कि कोइंसिडाइज कर रहे हैं 9 मेन स्केल डिवीजन से। इसका क्या मतलब हुआ, वर्नियर कैलिपर पहले तो क्या होता है, अब यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब नहीं पता मेरे को, मैं लॉजिकली देखूंगा, अगर मैं इसमें कुछ याद आ जाए, मैं रिकॉल करने की कोशिश करूँगा। ये रहा वर्नियर कैलिपर, दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से। एक ऐसा मेन स्केल होता है ना, रुको, एक ऐसा मेन सा स्केल होता है, और एक और मेरे हिसाब से उसके साइड में भी एक छोटा सा स्केल होता है। ये शायद वर्नियर स्केल होता है, ठीक है, ये MSD मान लेते हैं इसे। अभी मान के चलते हैं, बाकी गलतियां अगर होंगी तो बाद में सेटल हो जाएंगी, कभी ना कभी तो हम लोग को ये याद हो ही जाएगा। और ये वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाता है, या चलो D ना लिख के, D हटा दो, ये अपना मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। डायग्राम देख लें क्या, हाँ देखो
एक मेन स्केल है ऊपर, या चलो देखो, अरे यार एक आपको मेन स्केल दिख रहा है कि ऊपर, यहाँ छोड़ो, यहाँ देखो ये मेन स्केल दिख रहा होगा ऊपर की साइड, और इसके नीचे एक वर्नियर कैलिपर है। तो ये मेन स्केल होता है कि ठीक है भैया ये 3 सेंटीमीटर का है। अब थोड़ा और डिटेल में बताओ तो ये जी 3 पॉइंट इतने सेंटीमीटर का है। हैं क्या? अच्छा ये इंचज़ में, ऊपर इंचज़ में है, नीचे सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 3 इंच का है और 7 ये हो जाएगा 7.5, देखो क्योंकि हो गया 7.1 2 3 4 5 7.5 6 7, मतलब यहाँ पे अगर कोई हो, यहाँ पे कोई चीज़ हो तो 7.6 की यहाँ पे आप, वैसे तो अगर आप थोड़ा और क्लोजली जाओ तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये 7.6 से हल्का सा आगे है। 3 इंच का मार्क जो है वो 7.6 से हल्का सा आगे है। और यही चीज़ इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या हो गया? मतलब 7 से 8 के बीच में, 7 सेंटीमीटर से 8 के बीच में आपको 10 डिवीज़न दिख रहा है। तो यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का आपका लीस्ट काउंट है यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं जाऊँ, इसकी डिटेल्स में जाना चाह रहा हूँ मैं, और मैं चाह नहीं रहा कि बाई चांस कोई मेरी लोकेशन रिवील हो जाए। चलो मुझे इसकी लोकेशन तो दिख नहीं रही, बताओ। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। लीस्ट काउंट दे रखा है क्या? लीस्ट काउंट नहीं दे रखा है इसका। लीस्ट काउंट दे नहीं रखा है इसका, देखो लीस्ट काउंट दे रखा होता तो मैं दिखाता। अच्छा चलो वो हटाओ, लीस्ट काउंट नहीं दे रखा आपका, बट आप समझ गए कि एक मेन स्केल होता है, एक नीचे वर्नियर स्केल होता है। यहाँ पे आप देखते हो बड़ी वाली यूनिट और यहाँ पे थोड़ी डिटेल वाली यूनिट देखते हो, ठीक है। तो 10 डिवीज़न है वर्नियर कैलिपर पे और मेन स्केल में 9 डिवीज़न है। तो यहाँ 9 डिवीज़न है, यहाँ 10 डिवीज़न है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। अब क्योंकि स्केल बराबर होता है, ये मैंने पता है एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे से गलती हो गई मेरे से। ये शेप कैसे मिटती है ये? रुको, अरे डिलीट करो यार, इसे नहीं चाहिए ये वाली चीज़। हाँ देखो, इसे हल्का सा बढ़ाते हैं। अरे नहीं यार, साइज़ बढ़ाना है इसका, इसे हल्का सा बढ़ाओ, इसे बराबर कर दो, ठीक है। इधर बढ़ाओ, इधर भी बराबर कर दो। हाँ अब ये दोनों हैं बराबर ही यहाँ, लेकिन यहाँ पे 10 डिवीजन, यहाँ पे 10 है 9 है डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न देखते हैं कितने, अभी चेक करना तो ज़रा। मेन स्केल 9 मेन स्केल डिवीज़न है जो कि कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि साइड बाय साइड खड़े हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न के। लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.9 mm द मेन स्केल डिवीजन। अब देखो लीस्ट काउंट 0.9 mm है, ठीक है, और लीस्ट काउंट आपको दिखते हैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर पे, यानी कि एक डिवीजन वर्नियर कैलिपर पे स्टैंड करती है 0.9 mm की। तो 10 कितनी करेगी? 10 9 mm की करेगी। 9 mm की आपकी 9 mm का है आपका वर्नियर स्केल और 9 ही mm का आपका मेन स्केल है। कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, बट चलो कोई बात नहीं, मेरी गट फीलिंग कह रही है 9। अब देखो फिर से एक बार बताता हूँ क्या होता है वर्नियर कैलिपर। क्या होता है वर्नियर कैलिपर? मैंने दिखा दिया, ये चीज़ होती है, ऐसे होती है। इसका क्या काम होता है? मेज़र करने का भैया। तो इसमें खास क्या बात है, स्केल क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं? एक्चुअली अगर आप स्केल यूज़ करने गए, स्केल या तो आप इंचेस से मेज़र कर पाओगे या सेंटीमीटर से। नहीं भाई, उसमें तो दोनों चीज़ें होती हैं, लगा के देख लो। आपको फिर पहले इंचेस में करना पड़ेगा, फिर थोड़ा ऊपर खींचना पड़ेगा उसको, फिर आप सेंटीमीटर में देखोगे, दिक्कत होने वाली है। वर्नियर कैलिपर और वर्नियर कैलिपर में ये चीज़ भी होती है, क्या इसीलिए उसे कैलिपर बोलते हैं। वैसे तो कैलिपर ये होल्ड करने वाला होता है ये। खैर सब छोड़ो, वर्नियर कैलिपर होता है, उसमें 2 स्केल होते हैं। मैंने इन दोनों चीज़ों को, ये ऊपर वाली नीचे वाली चीज़ को साइड बाय साइड बना दिया, 2 स्केल हो गए।
एक स्केल आपको बड़ा नंबर देता है, ठीक है, ठीक है भैया 3 इंच का है, 3 इंच का है, तो 3 पॉइंट इतने इतने का है जो भी है, और एक स्केल आपको हल्का सा डिटेल नंबर देगा, वो होता है वर्नियर स्केल, और एक स्केल होता है जो मेन देता है, वो होता है मेन स्केल। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में 9 मेन स्केल डिवीजन है और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है। ये दोनों बराबर बराबर कैसे हैं यार, यहाँ 9 है यहाँ 10 है, ये भी तो ये अलग अलग है, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल से ज़्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा बड़ा नंबर देता है भाई, समझ रहे हो ना। अगर किसी चीज़ को आप बाल्टी में मेजर कर रहे हो और उसी चीज़ को आप मग में मेजर कर रहे हो, तो आप बड़ा नंबर आपको कौन देगा, एक बाल्टी भाई, एक बाल्टी टमाटर और एक मग टमाटर। पहले तो ये बाल्टी और मग में मेजर कर सकता है टमाटर को, होंगे भाई कोई ना कोई होगा भाई कोई, खैर छोड़ो वो सब। तो आपका वेज वर्नियर स्केल डिवीजन भैया लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट सबसे छोटा काउंट होता है। लीस्ट काउंट आपका कहाँ आएगा, बड़े वाले स्केल पे नहीं छोटे वाले स्केल पे, बताओ आप खुद ही बताओ। छोटे वाले स्केल पे आना चाहिए कायदे से, तो हाँ बिल्कुल सही है, वर्नियर स्केल पे आता है लीस्ट काउंट। यानी कि एक खांचा जो होता है वहाँ पे, एक खांचा होता है 0.9 mm का, और 10 खांचे दे रखे हैं, तो टोटल कितना हो गया 9 mm का। भैया जी 9 mm का अगर वर्नियर स्केल है तो 9 mm का ये भी होगा। लेकिन यार बराबर बराबर कैसे हो सकता है यार, आपने तो कहा था ये बड़ा होता है, ये बड़ा डिवीजन देता है। अब 10 किलो टमाटर आप बाल्टी में भी मेजर नहीं होते, ज़्यादा हो जाएगा, 30 किलो टमाटर मान लो, 30 किलो टमाटर आप बाल्टी में भी मेजर कर सकते हो, और आप बाल्टी में मेजर कर सकते हो और मग में मेजर कर सकते हो। भले ही इससे आपको ज़्यादा मग लगेंगे और बाल्टियाँ कम लगेंगी, समझ गए हो ना। छोड़ो, अब आओ वापस। तो यानी कि 9 मेन स्केल डिवीजन मतलब 9 mm, तो यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 mm का। तो आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे द मेन स्केल डिविजन्स आर ऑफ 2, यानी कि 1 mm। अब एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं इसी को अपना सोर्स बना लेता हूँ। ये वाला डायग्राम अच्छा बनाया मैंने। आंसर है देखो 2, क्या बोलता है मैंने। अब ये चीज़ एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं आई, मेरे दिमाग में पहली चीज़ आई वो हो बहुत टाइम हो गया, जबकि मैं थोड़ा अगर कोशिश करता तो आंसर आ जाता मेरा मुझे, जबकि आप मानो ना मानो ये चीज़ याद थी मेरे को। बस चलो कोई नहीं, अब तो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन, फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा देखो मेरे दिमाग में क्या था, मैं आपको अपना लॉजिक बताता हूँ, फिर देखते हैं उसमें क्या गलती थी। अब ये हिलने तो वाला नहीं है भाई, मतलब ऐसा तो नहीं है मोशन में होगा, मैं ये अजम्पशन मान के चल रहा हूँ। एक्चुअली इसका ना फॉर्मूला होता है जो कि मैंने पढ़ा नहीं है, याद नहीं है मेरे को, बट फिर भी मैं अजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि ये हिलने नहीं वाला, ठीक है जी, मान लो अपने अजम्पशन ले ली। अब ये इसका FBD बनाऊँगा, फरीदाबाद, तो जी इस पे लग रहा होगा mg नीचे और ऊपर लग रही होगी टेंशन, और टेंशन बराबर होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो kx की, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, kx बराबर mg करके देखा, kx बराबर mg, और x बराबर हो गया mg अपॉन k, तो मेरा इससे आंसर नहीं आया, गलत आंसर आता मेरा। अब देखते हैं इन लोगों का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर था, कहाँ गया, इतने सारे क्वेश्चन सही किए थे मैंने, हो ही नहीं सकता, यहाँ कहीं होना चाहिए। अगर देखता हूँ यार, रुको, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या बात है, ये सारे क्वेश्चन सही गए हैं। ऐसे मेरे को याद तो है, मैंने किए तो थे ये क्वेश्चन। हाँ ये रहा ना, एक्सेलरेशन है 4g/10, कैसे, कहे हाउ एक्सेलरेशन, मतलब ये मूव कर रहा है, पहली बात तो एक्सेलरेट कर रहा है फॉर 6 किलो, t = kx = टेंशन 6×4। अच्छा तो हम लोगों की गलती, मेरी गलती हुई, पहली गलती थी कि मैंने मान लिया कि मोशन में है और मोशन में नहीं है, जबकि ये मोशन में है। मुझे लगा 6 किलो वाला रोक लेगा ऐसे। अच्छा ये फ्रिक्शनलेस भी तो है, वैसे कहीं दे नहीं रखा है फ्रिक्शनलेस है या नहीं है। खैर
अब जो एक्सेलरेशन होगी इस पे बराबर लगने वाली है इस पे, कैसे पता मुझे बराबर कैसे लगेगी भाई? है तो ये एक ही सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम तो एक ही है। अब अभी अगर आपको इंट्यूटिवली समझ में नहीं आ रहा ना तो देखिए, देखो ये ट्रेन है, ठीक है, खिलौने वाली ट्रेन है। जितनी एक्सेलरेशन से ये जाएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये जाएगा। ये बात तो आपको इंट्यूटिव, हाँ भाई सही बात है भैया, क्योंकि दोनों जुड़े हुए तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन स्प्रिंग भी लगा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए यहाँ पर हैं, भले ही स्प्रिंग लगाओ ना लगाओ, जुड़े हुए हैं। तो इसलिए दोनों साथ ही साथ एक एक्सेलरेशन में चलेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली एक्सेलरेशन का काफ़ी बेहतरीन फार्मूला होता है। पुली की बात कर रहे हैं, पहली क्लासिफाई एक्सप्लेन कर दूँ मैं पुली। ओ नो 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 नो, हाँ ठीक है, ये चीज़ें हट जाती ना अगर, तो उसमें एक्सेलरेशन होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है आपका m2, यानी कि जो आप मास पकड़ के देख रहे हो, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये फार्मूला कहाँ से आया? ये एक्चुअली मुझे खुद भी याद नहीं था, मैंने ये जब देखा आंसर देखा तो मुझे याद आया कि हाँ ये ऐसा तो फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो ये आपको पता चल गया ये नंबर कहाँ से आया। एक्सेलरेशन दोनों में सेम है, ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन दोनों में सेम होगी तो जाहिर सी बात है 6 वाला भी 4 की एक्सेलरेशन सही चलेगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 4 वाला तो उतनी एक्सेलरेशन से चलेगा ही चलेगा। अब ये जितनी एक्सेलरेशन से चल रहा है उतनी ही आपकी टेंशन होने वाली है, उतना टेंशन लगेगा आपको। पहले खैर मैं इस चीज़ को ऐड कर दूँ ज़रा, रुको एक सेकेंड, ये इम्पोर्टेंट सी चीज़ है, मैं भूल जाऊँगा हमेशा की तरह, तो इसलिए इसको ऐड कर देता हूँ। अरे यार चला गया वो, फिर लेना पड़ेगा एसएस। छोड़ो इधर आओ, हाँ, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी कर दिया, ठीक है। अब आओ जी, एक और चीज़ बता दो मुझे। हाँ, फिर एक बारी फिर से FBD बनाता हूँ, मैं दोनों की FBD बना रहा हूँ, तो ये 4 किलो आ रहा है, तो ये जी mg लग रहा था इस पर, और ऊपर टेंशन भी लग रही थी। टेंशन बराबर था टेंशन क्या, रुको एक सेकंड, ठीक है, टेंशन लग रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर दूसरे वाले की FBD बना दूँ तो उस पर एक फोर्स ही लग रही थी, उसे टेंशन इस साइड को खींच रहा था। आपको पता है ना टेंशन क्या होती है? अगर आपको टेंशन नहीं समझ में आती है तो मैं कहूँगा 10-15 मिनट की वीडियो देख लो टेंशन के ऊपर। टेंशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जेन्युइनली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको काइनेमेटिक्स में पुली वगैरह में काफ़ी काम आने वाली है। तो आपको यहाँ पे टेंशन की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि टेंशन फोर्स लग रही है, और फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको मास पता है 6 किलो, एक्सेलरेशन पता है 4 किलो, तो 24 की लग रही होगी टेंशन, ठीक है जी, ओके। और टेंशन की वैल्यू होती है kx, kx है आपका 24, है ना, ऐसे तो सॉल्व किया उन्होंने, और kx है आपका 24। कैसे पता? अभी निकाला है, अभी यहाँ पे देखो टेंशन बराबर 24 है, यहाँ से निकाला है पहले वाली FBD से, ठीक है, हो गया फिर आपका 6×4 24, और x निकल गया आपका, k आपको दे रखा था। तो ये क्वेश्चन आसान होना चाहिए था, अननेसेसरीली मैंने ही इसे लंबा खींच दिया। होल्ड अप, आई एम गेटिंग अ कॉल। हेलो, किसी ग्लोबल यूनिवर्सिटी से कॉल आया था, MP से कॉल आया था, खैर
इनफैक्ट मैं बताता हूँ, मेरा पहला लॉजिक जो था, पहला लॉजिक पहली जगह ही गलत था। अगर आपको लग रहा हो कि अच्छा ठीक है, आपको टेंशन की थोड़ी बहुत सेंस है, यार इसमें टेंशन लग रही है इधर और नीचे एम लग रहा है, तो टेंशन क्या टेंशन बराबर एम नहीं होना चाहिए था? नो, क्योंकि ये एफ बी डी इनकम्प्लीट है, इस पर एम लग रहा है, ठीक है, और इस पर टेंशन भी लग रही है, तो टेंशन ऊपर लग रही है। वैसे तो फ्री फॉल में आराम से नीचे गिरता है ये, बट इसमें टेंशन लगने लगी, मतलब ऊपर से खिंचाव आने लगा इस पर, तो ये थोड़ा हल्का हल्का गिर रही। देखो फ्री फॉल में, अब मैं खुद अच्छे से एक्सप्लेन, लास्ट चीज़ है एकदम क्लियर हो जाएगा। फ्री फॉल में कितने से गिरता है ये? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिरता है ये। अब कितने से गिर रहा है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मतलब कोई इसे रोक रहा है गिरने से, ये इसे प्रॉपरली रोकने से गिर रहा है, और वो कोई कौन है? वो है टेंशन। आई एम गेटिंग अ कॉल अगेन, बॉयज होल्ड ऑन। आई गॉट अ कॉल और फिर दिन चला गया, somehow पूरा दिन चला गया, पूरा। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, बट इट हैपेंड। टुडे इज़ 13th of August, मेरा ओरिएंटेशन है 16th को, तो दैट चलो कर लेते हैं। ये हमने कर ही लिया था, ये नहीं, एक क्वेश्चन मिसिंग है, होल्ड अप ये वाला हाँ, तो ये है तो कंस्ट्रेंट का पार्ट, और ये मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है। अब देखते हैं, चलो सोल्यूशन देख लेते हैं। ये है शायद कंस्ट्रेंट का पार्ट। तो ड्रिल वाली नोटबुक में सबसे पहला ऐड किया था ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, सेकंड है कंस्ट्रेंट। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कंस्ट्रेंट पढ़ लूँ, बट वही है, हम अपने ऊपर ही कंस्ट्रेंट नहीं आता। लाला, यूट्यूब नहीं खोलना था, वाइट बोर्ड खोलना था। सोल्यूशन ठीक है। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, मैं आपको ये पहले ये डायग्राम बना के देखो, ये डंडा है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डंडा है। एक पार्टिकल यहाँ पे मान लो, फिर ये डंडा बना दो, और एक पार्टिकल यहाँ पे मान लो। अब भाई साहब ये दोनों के दोनों मूव तो साथ में करने वाले हैं। ये चीज़ नीचे गिरेगी, कलर चेंज करने दो, ये चीज़ ऐसे नीचे गिरने वाली है, ठीक है, ये चीज़ नीचे गिरेगी तो ये आगे जाएगी। कैसे भाई? ये एक्चुअली एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये रेस्ट कर रही है एक दीवार के अगेंस्ट रेस्ट कर रही है, ये दोनों की दोनों चीज़ें, ये दीवार है, ठीक है। तो डायग्राम में दे रखा है ये वी बी है, नीचे वी बी जा रहा है, मतलब नीचे जो वेलोसिटी है वो वी बी है, और इसे थीटा मान लेते हैं, या चलो अभी कुछ नहीं मानते, अभी बस ये वाली वेलोसिटी हो गई जी वी बी, जिससे ही नीचे गिर रहा है, और जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है वो है वी ए। ये थीटा दे रखा है, तो अभी इन्होंने क्या किया है, अब सोल्यूशन देख रहा हूँ मैं, तो ये तो 90 माइनस थीटा हो गया ऑब्वियसली, यस। वी ए कॉस थीटा, यानी कि वी ए, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, कॉस थीटा यानी कि नीचे गिर रहा है, जो नीचे की साइड जो है नहीं सॉरी इस साइड जो है, ठीक है, सही बात है, वी ए कॉस थीटा, नहीं ये वाली चीज़, हाँ ये वाली स्पीड, वी ए कॉस थीटा बराबर है वी बी कॉस 90 माइनस थीटा। वी बी है ये नीचे, कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब हाँ सही बात है। इस डायरेक्शन में ये कहना चाह रहा है कि देखो ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी गिर रही है, इनके अकॉर्डिंग ये है कि ये चीज़ कैसे, इनफैक्ट मुझे नहीं सही, मैंने अभी बोल दिया था कहने को भी सही कह रहा है, मुझे समझ में नहीं आया कैसे हुआ ये। जैसे ये इस डायरेक्शन में जितनी भी स्पीड होगी वो सेम होने वाली है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इस डायरेक्शन में दो जगह आपको स्पीड मिल जाएगी, देखो एक तो वी बी हो गया, ये 90 माइनस थीटा था, सॉरी ये वी बी हो गया, ये वी बी हो गया, और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हो गया वी बी 90 माइनस थीटा, वी बी कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी। अब ये पहली चीज़ कहाँ से आई मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ मान के चलता है ये थीटा है, तो लॉ ऑफ जो भी होता है, सॉरी क्या होता है वो, ये बराबर होने चाहिए, कुछ ऐसा सा नहीं होता, जो भी बोलता हूँ उसको, तो हो गया वी ए, अरे
क्या बदतमीजी है ये। यहाँ वी ए था, ये वी ए है, ये वी ए है, और अगर ये वी है, ये थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा ये भी थीटा है, वी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये कुछ गड़बड़ सी नहीं लग रही। वी ए इस डायरेक्शन में है, सही बात है, वी ए इस डायरेक्शन में है, ये थीटा है, ये बताओ कितना होगा। और ये परपेंडिकुलर होगा शायद मोस्ट प्रोबेबली। चलो ठीक है, वी ए कॉस थीटा ही होगा, मान लेता हूँ। तो ये तो 90, ये तो साइन हो गया, वी बी साइन थीटा, यहाँ हो गया वी ए कॉस थीटा। ठीक है, वी ए हो गया, सॉरी वी बी हो गया कॉस अपॉन साइन, यानी कि वी ए कॉट थीटा। ऐसा कुछ दे रखा है क्या? वी ए कॉट थीटा, वी बी बराबर है वी ए कॉट थीटा। ये लेस देन आइडियल सिनारियो है, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाया क्या हुआ एग्जैक्टली, बट ठीक है चलो। अब इसमें तुक्का लगाता है मेरे हिसाब से। अगर आप ये डंडी दे रखी है और इस डंडी के ही डायरेक्शन में स्पीड निकालोगे तो बराबर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पूरी डंडी की स्पीड होगी बराबर मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं क्या होता है। इसे ऐड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ केबिन इज डिसेंडिंग वर्टिकल, ठीक है नीचे जा रहा है, विद एक्सेलरेशन ए, ये पूरा का पूरा केबिन है जिसका ओवरऑल एक्सेलरेशन है ए का, एंड एक्शन बाय मास एम ऑन द फ्लोर ऑफ द केबिन इज, यहाँ कुछ डब्बा रख रखा है, ठीक है, यहाँ कुछ डब्बा रख रखा है जिसका मास है कैपिटल एम, और ये नीचे फोर्स लगा रहा होगा कुछ, ठीक है, ये नीचे कुछ फोर्स लगा रहा होगा अपना इसके ऊपर, और इस पर खुद भी कुछ नॉर्मल लग रहा होगा। तो ऑब्वियसली ये फोर्स लगा रहा है नीचे। देन ए इज़ इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है, ए बराबर है किस चीज़ के, ए किस चीज़ के बराबर है। तो इसका अगर मैं पूरा का पूरा एफ बी डी बनाने जाऊँ, ठीक है, इस मतलब मेन वाले का, तो इसमें मैं क्या देखूँगा? इसमें देखूँगा एक तो नॉर्मल लग रहा है। ये नॉर्मल कौन सा है भाई? तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये अगर आप डब्बा रखते हो, आपको पता है कि आप डब्बा किसी चीज़ पे रख रहे हो, तो डब्बा नीचे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, इस चीज़ पे, और ये चीज़ इसके ऊपर उल्टा फोर्स लगा रही होगी, ठीक है, नॉर्मल। तो एक तो अब यहाँ लिखने की बजाय, वैसे तो कायदे से नॉर्मल यहाँ आएगा, यहाँ लिख दो, क्या दिक्कत है। एक तो नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, ये पुली के थ्रू नीचे जा रहा है नहीं जा रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल जा रहा है नीचे। इस केबिन का खुद का भी कुछ मास होगा m2g, और ये 9 मतलब f तो लग ही रहा है इस पर, f1 तो लग ही रहा है। ये f1 क्या है जी? आई डोंट नो यार, f1 क्या है ये? अरे f1 9 mg/10 है, और इसके ऊपर ओवरऑल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा, मैंने क्या किया था मैं बताता हूँ, मैंने गलत किया था, और मैं पहले अपना गलत तरीका बताता हूँ। मैंने कहा था कि भाई ठीक है, ये ओवरऑल ए एक्सेलरेशन से चल रही है ये पूरी की पूरी चीज़, ठीक है, तो मैं इसे m2 मास दे देता हूँ, और इसके अंदर जो रखी हुई चीज़ है उसका मास m दे ही रखा है। तो मैंने क्या की थी, ठीक है, तो m2 प्लस कैपिटल M इंटू ए बराबर हो गया आपके, अब मैं इस n को एक सेकंड के लिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत दे रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसे इग्नोर कर देना चाहिए। लेट्स गो विद दैट।
9 mg/10 + m2g। यार लेकिन यहाँ से अब m2 नहीं हटेगा, तो मुझे नहीं याद, मुझे बेसिकली नहीं पता है और मैं इसमें खास अपना टाइम बर्बाद करना भी नहीं चाह रहा हूँ। लेट्स जस्ट गो विद द आंसर। क्वेश्चन नंबर है ये 33। अच्छा, तो इन्होंने सीधे सीधे ये दे रखा है n = mg-a। ठीक है, तो एक सेकंड थोड़ा उसे एलेबोरेट करता है। n बराबर mg - ma, ma उधर गया होगा, ma प्लस बराबर mg। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज दैट, मुझे कोई आइडिया नहीं है, इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट। पहले इस ये ले लेते हैं, थोड़ा बैक इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, इस चीज़ से हम लोग अपना वो बनाते हैं, केबिन का वो डायग्राम बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि ठीक है, नॉर्मल लग रहा है और मास इनटू एक्सेलरेशन लग रहा है और mg भी लग रहा है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार, mg नीचे लग ही रहा है। ठीक है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है और मास इनटू एक्सेलरेशन भी ऊपर लग रहा है। ये कैसे है, क्योंकि केबिन नीचे जा रहा है। ये डाउट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कोई मुझे ज़रा somebody solve this, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दे वर्ड्स में। ठीक है, आई विल गिव यू अ शाउट आउट। नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा जी, नॉर्मल ऊपर लग रहा है। ठीक है, केबिन नीचे जा रहा है, mg तो नीचे ही लग रहा है। ठीक है, इस वाले का अगर मैं बनाऊँ, अगर मैं इस छोटे वाले का बनाऊँ, सिर्फ और सिर्फ छोटे वाले की FBD बनाऊँ, केबिन को इग्नोर कर दूँ एक सेकंड के लिए, तो इस छोटे वाले पे क्या क्या लग रहा है ध्यान से देखना। mg तो लग ही रहा है, इस पर नॉर्मल भी लग रहा है। अब कहीं मुझे बस ये पता लग जाए कि इस पे मास इनटू एक्सेलरेशन ऊपर की साइड कैसा लग रहा है क्योंकि ये खुद भी तो m/a नीचे ही तो जा रही है। चलो इस पे नॉर्मल लग रहा, मान ली मैंने बात। ये m/a नीचे ही तो होना चाहिए यार, ये सोल्यूशन में दे रखा है कि पता नहीं बॉयज, आई डोंट नो। ये है आंसर, ये ऑफिशियल आंसर है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो ठीक है, बता देना मेरे को भी। I'm extremely disappointed in myself. ए एंड बी दो वेक्टर हैं जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं ये जो भी रूल है। देन द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विल बी, इनके बीच के अगर आपको एंगल मिल जाए, क्योंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया √(a² + b² + 2ab cos जो भी इनके बीच का एंगल होगा। ठीक है, चलो a क्रॉस b एग्जैक्टली बराबर है a। वैसे तो अगर आपको फॉर्मूला से करना है तो a डॉट b हो गया a का वेक्टर, b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ठीक है, और a क्रॉस b हो गया, a क्रॉस b का ओवरऑल मैग्नीट्यूड हो गया जी a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो यहाँ tan थीटा बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये एक दूसरे कट जाएगा, ये कॉस इधर चला जाएगा, साइन थीटा 1 cos थीटा हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो गया 1, थीटा बराबर हो गया अपना 45। तो 45 डिग्री है। ठीक है, तो अगर आप दो चीज़ों को माइनस करते हो, मतलब ऐसे, तो 45 डिग्री का मतलब है ऐसे माइनस कर रहे हो। खैर सब छोड़ो, डायरेक्टली ये देख लो, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab और 2ab हो गया, cos 45 हो गया 1/√2, और ये √2 जो है इस 2 को काट लेगा तो √2ab। तो सीधा साधा सिंपल आंसर हो गया नंबर 2 का। नंबर 2 हो गया आंसर।
कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 38 ही है मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए, बट आओ देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 एक्चुअली में। अच्छा क्यों? अच्छा हाँ, क्योंकि माइनस जब हो, सॉरी -2 AB होता है। अरे कुछ नहीं, वो -2 AB होगा वो। हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला यूज़ कर लिया था। ठीक है, अब ये ऐसी मिस्टेक है, इसे मैं इग्नोर ही कर देता हूँ। एक इसे थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल सकती है। आओ, इफ़ के बराबर ये, आई डोंट इवन नो इसे प्रोनाउंस कैसे करता है। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के। अब देख लेता हूँ, मैं खुद ही देख लेता हूँ। के बराबर ये दे रखा है। आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट कैसे हुआ ये। ठीक है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है क्या इसे 5 बार डिफरेंशिएट करूं या क्या करूं? तो अगर किसी को पता हो, अगर किसी को नॉलेज में हो कैसे होता है ये, तो मुझे बता दे। मुझे नहीं पता, फिर भी मैं इसका क्वेश्चन क्यों बना रहा हूँ। रेड फ्लैग कर दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, सस्पेंड कर दूंगा भले ही, लेकिन रहना चाहिए। कभी ना कभी तो दिमाग में आएगा ना कैसे सॉल्व हुआ ये। D⁵ का क्या मतलब होता है? और नीचे T⁵ कैसे आ गया? कोई मुझे बताए, ठीक है। कोई ना कोई तो जवाब दे ही देगा। आओ, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स नेम P1 P2 P3 Pn कंसिडर द फॉलोइंग। मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल में चेंज। हाँ सही बात है। मतलब ये है कि देखो सिस्टम आइसोलेटेड है, ठीक है। जैसे ये P1 पार्टिकल का मोमेंटम इधर है, तो ये P2 का इधर है, तो ये जी P3 का इधर जा रहा है कहीं। तो इसका हो सकता है चेंज हो भाई, ये मूव कर रहा है, हो सकता है इसे टक्कर मार दे, अपना इसमें ट्रांसफ़र कर दे, कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ ठीक है, सही बात है। मोमेंटम ऑफ अ होल सिस्टम मस्ट बी कंजर्व। हाँ सही बात है, मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व होता है। क्यों? क्योंकि देखो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो क्या होगा कि तो उसके ऊपर ना कोई एनर्जी दे पाएगा, मतलब ना इसमें कोई एक्स्ट्रा मोमेंटम ऐड करेगा, ना कोई इससे मोमेंटम ले पाएगा, मतलब एनर्जी कायदे से देखा जाए तो इसलिए मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही है। और विच मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए 46 का। मैंने इनफैक्ट ध्यान नहीं दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। 46 का आंसर है कहाँ पे? 46 कहाँ है? 43। अरे भाई 46 कहाँ है? तो है 40, 41, 42, 43, फिर 47। तो ये घपला हो रखा है जी गाइस हमारे साथ। तो ऑब्वियसली यहाँ मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, सॉरी। जब आंसर ही नहीं दे रहा मैं क्या करूँगा। आओ इधर आओ। 49 पे आओ। 49 तो दे रखा था। 48, 49, हाँ ठीक है। हाँ देखो, यहाँ सिंपल फार्मूला होता है, मतलब पहले मैं क्वेश्चन समझा दूँ। एक मास m लटका हुआ है, ठीक है, और ये मास जुड़ा हुआ है 2m से, और और ये ऐसा ये प्लेटफॉर्म है, ये पुली से जुड़ा हुआ है 2m मास नंबर से, मास से। और बता दो इसका फार्मूला क्या निकालोगे, मतलब एक फार्मूला बताओ जिससे इनकी एक्सेलरेशन निकल जाए। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे अपना तरीका, ये मेरा तरीका नहीं है, मर्सर का तरीका है। वैसे मैंने ऐसा ही बताऊँ तो सेपरेटली डिस्कवर किया था, बट ठीक है, कौन मानेगा मेरी बात। देखो ये टोटल अभी इसे मान के चलो, टोटल देखो दोनों अगर एक्सेलरेट करेंगे तो साथ में ही करेंगे। तो ये हो गया 3m, मतलब टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बराबर हो गया आपका, यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब ऐसा मान के चलो यहाँ पे ऐसा मतलब मास तो यहाँ पर भी सभी लोगों का 3m ही होगा। यार रुको,
मैं बता रहा हूँ क्या होता, क्या एक्सेलरेशन होती अगर ये जो है ये जो सिस्टम है अपना, मतलब रुको यार, मैं थोड़ा ब्लैकआउट कर रहा हूँ, रुको सर। कुछ इसका तरीका ही देख लेते हैं पहले। सिंपल फार्मूला होता है एम जी माइनस म्यू टू एम जी। सिंपल फार्मूला है ये एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला है। तो और वैसे यहाँ कुछ खास समझाने लायक है नहीं, तो सीधे से ऐड कर दे रहा हूँ मैं एक्चुअली एम आर सर का तरीका समझाने वाला था कि आप म्यू ज़ीरो मान के चल लो तो आपकी एक्सेलरेशन g/3 हो जाएगी कायदे से। मतलब सब कुछ अगर सॉल्व वॉल्व करोगे तो आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो g/3 हो जाएगी। अब लेकिन मैं भूल गया कि वो जो चीज़ थी, वो जो एम आर सर का लॉजिक था, एक्सप्लेनेशन था, उसका सर पैर क्या था, तो इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा मकसद तो मेन यही था कि ये फार्मूला याद हो जाए मेरे को। तो ये है फार्मूला जी। अगर आपका ऐसा दे रखा हो सिस्टम कि ये पुली है, ये दोनों साथ में एक्सेलरेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो पहली वाली चीज़ है ये एक्चुअली कि मतलब किसी ऐसी सरफेस पे जिस पे फ्रिक्शन हो सकता है। तो इसे मास ले लो m1, इसे ले लो m2, ठीक है जी। तो और ये हो जाता है। वैसे तो ये फार्मूला याद नहीं करना ज़रूरी नहीं है, डिराइव भी कर सकते हो, बट चलो ठीक है, अब लिखा है तो याद कर लेते हैं। ये तीनों के ये ओवरऑल m1 प्लस m2 किसी न किसी एक्सेलरेशन से साथ में ही चल रहे होंगे, नहीं भी चल रहे तब भी ऐसे याद कर लो। हाँ, और फिर फार्मूला में आता है कि भाई ठीक है, अगर आपको निकालना है कि वो जो फोर्स कितनी या हाँ वो जो फोर्स कितनी फोर्स से लोग नीचे जा रहे हैं, तो वो सिंपल हो जाती है m2g माइनस म्यू, सॉरी m1g माइनस, नहीं सॉरी m2g माइनस म्यू m1g। और फिर जब आप अरे यार पक, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द मिसबिहेवियर, आई डोंट नो मैन, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, आई डोंट नो। लेट्स जस्ट सेट इट असाइड फॉर सम टाइम। क्या जल्दीबाजी है भाई, कर लेना आराम से। सही बात है, आओ आओ देखते हैं, आओ यही वाला सिनारियो हो जाए, थोड़ा सा एलेबोरेट किया जाए। एक्चुअली द वर्स्ट थिंग इज़ कि मैं एक्चुअली इसे पढ़ चुका हूँ। आई डोंट वांट टू एडमिट कि हाँ मैं इसे काफ़ी समय पहले पढ़ा था और मैं भूल गया हूँ सब कुछ इसमें से, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। भूल गया हूँ तो भूल गया हूँ, ठीक है। दिस इज़ m1, दिस इज़ m2। अब सबका ना फ्री बॉडी डायग्राम बना के सब सारे फार्मूला वगैरह डिराइव करते हैं, कोशिश करते हैं। अब इस पे लग रहा है अपना मतलब ये एक सरफेस है, फ्रिक्शन वाली सरफेस है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। यहाँ पे बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती सहेली मैंने। m1 पे आओ, m1 पे क्या क्या लग रहा है, आओ देखते हैं। मेरी पहली अजम्पशन ये है कि ये एक्चुअली देखो क्या हो सकता था, हो सकता है भैया ये चल ही ना रहा हो, मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इसे रोक के रखे, समझ रहे हो ना। मतलब ये पावरफुल आदमी है एंड ये इसे होल्ड करके, रस्सी होल्ड करके इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए कि ये m1 रुका रहे। तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं होता, एक ऊपर टेंशन लग रखी होती और एक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रखी होती। बट क्योंकि ये नीचे किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मैंने पहले बता दिया, इस सिनारियो लेके चल रहे हैं जहाँ पे एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये किसी ना किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो ऐसा है कि ये नीचे नीचे कुछ m1a चल रहा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और नीचे कुछ mg भी लग रहा होगा, और ऊपर कुछ टेंशन भी लग रहा होगा, ऊपर कुछ टेंशन। अब आपको याद हो तो हमने टेंशन की वैल्यू निकालनी सीखी थी कि टेंशन की वैल्यू हो गई m1 प्लस m2 इंटू जी। टेंशन निकाल सकते हैं ऐसे, बट क्योंकि मैं एकदम ग्राउंड अप से करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब नहीं छेड़ रहा। और आपको पता है कि m1g इज़ ग्रेटर देन m1a, नहीं भी पता है तो चलो कोई बात नहीं। आपको पता है कि
M1G लगता है इस पे, लेकिन टेंशन थोड़ा ऊपर खींच लिया, तो मैं लिखूँगा M1G माइनस टेंशन बराबर हो गया M2 M1A के। ओके, फिर क्या? ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। अब आओ यहाँ पे देखते हैं M2 वाले का। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब मैं तो यही सोचता हूँ कि कुछ ना करूँ, बस देख लूँ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और उनकी डायरेक्शन, बस बात खत्म। वैसे आसान लगता है लेकिन होता मुश्किल है FBD बनाना। स्पेशली जब एंगल्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सिस्टम पाड़ देते हैं ये लोग। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेंशन लग रही होगी और ये बराबर याद रखना, क्योंकि पूरी रस्सी में टेंशन सेम होती है, तो यहाँ पर जो टेंशन ऊपर लग रही है वो भी टेंशन यहाँ लग रही है यार। लेकिन ये क्या बात हुई, टेंशन यहाँ पे ऊपर लग रही है तो यहाँ पे इस साइड नहीं लगनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। टेंशन एक्चुअली ये सरफेस है, मान ली ये सरफेस है और ये रस्सी है, तो टेंशन हमेशा ऐसी लगती है। इस साइड नहीं लगेगी टेंशन, इस साइड नहीं लगेगी, मतलब उसको सपोर्ट नहीं करेगी, उसे खींचने वाली है। हाँ, मतलब वही बात हो गई, उसे पुश नहीं कर सकती टेंशन, वो टेंशन नहीं होती। खैर, आ जाओ, टेंशन लग रही है इस साइड। और कुछ लग रहा है क्या यार? और तो कुछ, हाँ भाई, फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लग रहा है, और वो खुद भी तो वो खुद भी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो उस पर फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रही है। वैसे तो नहीं, रुक जाओ, बस अभी लग क्या रही है वो है टेंशन, और पीछे फ्रिक्शनल फोर्स उसे वापस पीछे खींच रही है। लेकिन अब क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रही है, रुक जाओ, उस पर टेंशन लग रही थी, बेहतरीन टेंशन लग रही थी, मस्त मस्त टेंशन लग रही थी, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स ने उसे अपनी साइड खींच लिया। फ्रिक्शनल फोर्स उसका अपोज करेगी। फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एन, और एन होता है mg। ठीक है, तो वो हो गया म्यू M2G, म्यू M2G हो गया, म्यू M2G हो गया, और यहाँ हो गया M2 इंटू A। हम लोगों को निकालना क्या था? हम लोगों का मेन मकसद क्या था यहाँ पे निकालने का? हम लोग का था कि भैया आप एक्सेलरेशन निकाल दो बिना फार्मूला यूज़ किए। चलो कोई बात नहीं, बिना फार्मूला यूज़ किए भी निकाल लेते हैं। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, दो इक्वेशन है मेरे पास। कैसे तैसे मुझे, मतलब मैं निकाल लूँ। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं टेंशन हटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन का कुछ काम ही नहीं है जब, तो टेंशन हटा दूँ, मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ मैं। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू हो गई M2A प्लस म्यू M2G। ठीक है, तो M2A प्लस म्यू M2G बराबर है अपना वो, यहाँ से टेंशन की वैल्यू हो गई M1G माइनस M1A, M1G माइनस M1A। अब क्योंकि मुझे A चाहिए था तो मैं दोनों A को एक जगह ले आता हूँ, तो ये हो गया अपना M2A प्लस M1A, और यहाँ हो गया M1G माइनस म्यू M2G। एक्सेलरेशन हो गया मेरा, यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉमन ले लो, M2 प्लस M1 हो गया, M2 प्लस M1A बराबर हो गया M1G माइनस म्यू M2G, और एक्सेलरेशन हो गया हमारा यहाँ पे लास्ट स्टेप है M1G माइनस म्यू M2G M1 प्लस M2। एक बार इस चीज़ को, ये देखो M1 लिया था हमने, M1 जो लटक रहा था वो M1 लिया था हमने, देखो, तो यहाँ M लिया इन्होंने, M1 MG, म्यू M2 यहाँ जो ऊपर खड़ा हुआ था, तो M2 हो गया अपना। ठीक है, ये हो गया, G हो गया M1 प्लस M2। ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमें याद करके रखना है, ये फार्मूला काफ़ी काम आने वाला है हमारे। कोई बात नहीं, अब मैं इस चीज़ को मस्त सोर्स की तरह ले लेता हूँ। अब हमने वो डिराइव कर लिया। अच्छा चलो, क्वेश्चन ही हटा दिया हमने। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हमने वो डिराइव कहाँ से किया था। चलो, एक और चीज़ हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज़, अच्छा ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, मुझे याद है।
और क्योंकि अच्छा हाँ दे तो रखा है, ठीक है। अटैम्प्ट नहीं किया था, अब अटैम्प्ट कर रहा हूँ मैं। अ जेट इज़ रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 16 kg पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में 16 किलो पानी फेंक देगा वो, विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ठीक है। नाउ दिस वाटर स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास 32 किलो, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक एंड इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जी ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ था 32 किलो का, आई डोंट नो हाउ दैट मैटर्स, बट ठीक है। इसके ऊपर गिर रहा है पानी, ठीक है, इसके ऊपर पानी गिर रहा है किसी स्पीड से, तो जाहिर सी बात है इस पर लग रहा होगा फोर्स इस साइड को, ठीक है। अब वो फोर्स है कितने के बराबर है वो फोर्स, सवाल की बात आती है, हाँ, कि वो फोर्स जो है वो हमें कितने बराबर लेना है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो जी मास तो दे ही नहीं रखा, पानी का मास कितना है कहाँ दे रखा है, ये तो रखा है 16 किलो पर सेकंड, ये किलो पर सेकंड दे रखा है। तो अगर आप 1 सेकंड लोगे तो चलो 16 किलो का हो जाएगा। अरे यार बेहतरीन मस्त वो था, मैं बताऊँ तो अच्छा एक और बात बताऊँ आपको आपको इनफैक्ट कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मस्त चीज़ बता रहा हूँ। फोर्स लग रही है उस ब्लॉक पे, इनमें से कोई एक फोर्स लग रही होगी, है ना, मतलब मैं लॉजिकली बताता हूँ कैसे आंसर निकाल सकते हो। इनमें से कोई एक फोर्स लग रही होगी उनमें से, ठीक है। मान लो कि जितनी भी फोर्स लग रही है वो है एफ़। आपको यहाँ देखो एक बड़ी अच्छी चीज़ लगती है मेरे को, जब सारे के सारे ऑप्शन अलग होते हैं, 15, 4, 18, 16.5, क्या मतलब है इसका, इसका क्या काम है। इसका काम ये है कि आपको पता चल गया फोर्स, और आपको अपनी ब्लॉक, आप ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रही है और आपको अपने ब्लॉक का वेट पता है, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा 120 अपॉन लगभग 32। तो अगर ये 30 होता तो लगभग 4 के आसपास आता आंसर। अब क्योंकि ये 32 है तो ये चीज़ हल्की सी हो जाएगी, 3 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, देख लेना। 3 पॉइंट समथिंग नहीं दे रखा, तो 120 तो नहीं है इसका मतलब, 128 लेके देखते हैं। चलो मान लो कि 128 होता और यहाँ 32 होता, तो ये हो गया सीधा सीधा 4 है आंसर। 128 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही है, मुझे पता नहीं था फोर्स और मुझे मतलब भी नहीं था, पहले मैंने देखा क्या पता 120 न्यूटन की लग रही हो। 120 न्यूटन की अगर लग रही होती तो एक्सेलरेशन आता 3 पॉइंट समथिंग, ये नहीं है आंसर, ये नहीं है। क्या पता 128 की लग रही हो, 128 की होता तो आंसर आता 4 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन, और लिख के ले लो आंसर है 4 और 128, यानी कि आंसर नंबर 2 है, पता चलिए। बाकी जो सर कह रहे हैं वो भी देख लो। फोर्स आप निकाल सकते हो वेलोसिटी इंटू डी एम अपॉन डी टी, डी एम अपॉन डी टी को क्या ये करना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास जो मास था वो 1 सेकंड में कितना निकल रहा है उसके हिसाब से था। तो 1 सेकंड हमने लेके चला कि चलो 1 सेकंड का देख लो, 1 सेकंड में कितना फोर्स लग रहा है। तो 1 सेकंड जब आप देखोगे तो 1 सेकंड में 16 किलो पानी निकल जाएगा, और वो 16 किलो पानी का स्पीड है इतना। ये चीज़ आई कहाँ से, वी इक्वल टू डी एम अपॉन डी टी कहाँ से आया, गुड क्वेश्चन, कहाँ से आया होगा ये। वैसे तो क्योंकि ये काफ़ी आसान है और अब हो गया मेरे से, तो मैं इसे हटा रहा हूँ इसे यहाँ से, ठीक है। पता नहीं यार, आई हैव नो आइडिया कहाँ से आया है, इफ़ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट। अबे देखो यार ये कहाँ से आया, तुम लोग भी कैसी बात करो, मास इनटू ए होता है, ठीक है। ये बहुत ही क्रूड लॉजिक लगा रहा हूँ मैं तो। और एक्सेलरेशन पता है डी वी अपॉन डी टी होता है, भाई क्या पता ये क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब टाइम थोड़ा चेंज हुआ, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई उतने में। और यहाँ थोड़े से मेरा मतलब है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज, बहुत ही ज़्यादा छोटा चेंज, बहुत ही ज़्यादा छोटा चेंज, लगभग ज़ीरो के बराबर। ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं ले सकते, ज़ीरो क्या हो गया मतलब टाइम चेंज इन टाइम, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा छोटा हो सकता है आपका हो गया, हाँ। तो हम ज़ीरो से स्टार्ट किया 1 सेकेंड, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा टाइम नहीं, मतलब इतना मान लो 0.0000001 करके मान लो, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा छोटा टाइम। ये तो मैंने ऐसे ही नंबर दे दिया, वो होता है डिफ्रेंशिएशन। क्या पता भाई वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, जो कि नहीं हो रही, मतलब पानी जितने वेलोसिटी से फेंका जा रहा है वो तो सेम ही है, तो क्या पता भाई मास चेंज हो रहा हो। तो ये डी टी मैंने इधर कर दिया, तो ये हो गया डी एम अपॉन डी टी। ये ऑब्वियसली ख़राब लॉजिक है, क्रूड लॉजिक है, बट काम आता है तो ठीक है। अब क्योंकि ये आसान था इसलिए मैं इसे वापस नहीं छेड़ूंगा। अरे कहाँ गया क्वेश्चंस, कहाँ गए सारे, वैसा ओके। क्वेश्चन ये रहा,
आई गेस हम यहाँ पे थे। क्या बात है, ये तो हो गया था। तो यहाँ पे होंगे। क्या कहता है ये फाइंड द, अरे यार ये आसान है, ये पता नहीं कैसे गलती हो गई मेरे से, बट चलो ठीक है। देखो ये 5 न्यूटन दे रखा है इस साइड, ठीक है। ये 5 न्यूटन ऊपर को दे रखा है, ये 10 न्यूटन इधर, 30 न्यूटन 15 न्यूटन इधर। बेस्ट क्या लगता है मेरे को, बेस्ट लगता है कि कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, ठीक है। ठीक है, तो 5 न्यूटन का एक था कंपोनेंट ऊपर की ओर, ठीक है, पॉजिटिव वाई में 5 न्यूटन, और एक 10 का यहाँ पे था, 10 का एक यहाँ पे था, 10 न्यूटन का, जो कि 30 डिग्री पे था, ठीक है। तो आपको बताइए कि 10 यहाँ पे हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, और 10 कॉस 30 हो जाएगा यहाँ पे अपना। 10 कॉस 30 क्या हो जाएगा, चलो वैसे आप हाइपोथेटिकली मान लो भूल गए, तो एक ऐसा वो बनाओ, ट्रायंगल बनाओ जो यहाँ पे 30 डिग्री हो, 30 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री हो, तो वो बनेगा √3 इधर 1 इधर, इसका स्क्वायर। सबसे छोटे नंबर यहीं पर है जहाँ पे आप 30 डिग्री और 60 डिग्री यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं याद है तो चलो कोई बात नहीं। तो ये 30 डिग्री है, तो कॉस होता है b अपॉन h, तो √3/2, तो ये हो जाएगा 10√3/2, 10√3/2, ठीक है। अब और सेम चीज़ आपने करनी है यहाँ पे बस आपका 15 न्यूटन है। ओ बाय द वे, और इस साइड हो जाएगा आपका एक चीज़ और, इस साइड हो जाएगी आपकी, अरे यार ये इस साइड हो जाएगा आपका, यही 10 को मैंने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। एक इसका ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक यहाँ पे मेरा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 साइन, हाँ साइन 30 हो जाता है 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, तो जी ये वाला 5 और ये वाला 5 तो आपस में कट गया, छोड़ो। अब आपके पास बचा सिर्फ ये कंपोनेंट और एक इसका 15 के कंपोनेंट बचे, अच्छा ये हो जाएगा फिर से कॉस कंपोनेंट 15 का, 15 का कॉस कंपोनेंट हो गया अपना, का कॉस कंपोनेंट हो गया 15√3, और यहाँ हो गया 7.5 इस साइड नीचे की साइड, ठीक है। 7.5 कैसे, 15/2, 15 × 1/2, तो 7.5 हो गया आपका, 7.5 हो गया इधर, ठीक है जी। अब यहाँ पे 15√3 है, यहाँ पे 10√3/2 है, यहाँ 15√3/2 है, तो यहाँ हो गया 5√3/2। अब इसे थोड़ा क्लोज करता हूँ अच्छे से, ये हो गया 5√3/2, और ये हो गया आपका 7.5। अब यहाँ से क्या करना है भाई, 7.5 या 15/2 ले लो भाई, कैसा कैसा ले लो। सेवन 7.5 को यहाँ पे 15/2 भी लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो। अब क्या करना है यहाँ पे, क्या आंसर आएगा ये बताओ। आई हैव नो क्लू। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मेरे को तो लग रहा था कि हो सकता है भाई कि इन दोनों के, यार मैं एक्चुअली वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाह रहा, ये स्क्वायर प्लस b²। मुझे इतना तो पता चल गया कि लास्ट एंड होने वाला है यहीं से, 5√3 इधर है और 7.5 इधर है। मैग्नीट्यूड निकालना है दोनों का। तो कुछ 7.5 के साइड लीन करेगा, 7 के आसपास आना चाहिए आंसर, 7 के आसपास। ये नहीं आ नहीं सकता, ठीक है, ये आ नहीं सकता, या तो 1 होगा या तो 4 होगा। वो देखते हैं क्या आंसर। ये तो केमिस्ट्री पे आ गए हम लोग। भैया कहाँ है क्वेश्चन नंबर, क्या है ये मत कहना आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा ये गलत था। अच्छा ये अब वो चीज़ें आ गई हैं जो मेरी गलत हो रखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है ये रहा।
ये 5√3/2 है, 15/2 है, लेकिन कैसे सॉल्व करूँगा मैं इसे? इतना आसानी से कैसे सॉल्व होगा ये? अच्छा हाँ यार, यहाँ तो अब सीधा पाइथागोरस लग जाता ना यार, यहाँ तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था आपने। 15/2 का स्क्वायर, 15/2 का स्क्वायर लेना था आपने, फिर आपको उसको वो करना था 5√3/2 के स्क्वायर से, और उसका रूट कर देना था। उसका रूट करते तो आ जाता आंसर। करके देखो एक बारी, 15 का स्क्वायर कितना होता है? शायद 225 होता है। 225/4 प्लस 25 इंटू 3 हो गया 75/4। हाँ ठीक है, तो ये पहले तो कंफर्म कर लो। 10+5 इंटू 10+5 a+b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ab 50 100 225 हुआ। ठीक है, 225 हुआ, और ये हो गया 5+5 0 1, यानी कि 7 प्लस 3, ये हो गया 0, फिर 1, ये हो गया 300/4। आई होप यू गाइज आर गेटिंग बोर्ड बाय दिस, ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट आई वुड हैव। यहाँ कुछ नहीं करना, बस पाइथागोरस सॉल्व करना था, जो कि मैंने नहीं किया, वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ओके फाइन, आई विल एक्सेप्ट दैट। फिर भी 5√3 कैसा आया इसको बता तो दो। 5√3 आया होगा, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा अगर मैं एलैबोरेट करूँ तो ये हो जाएगा 75। तो 75 होता है 25 इंटू 3, इसका रूट आओगे तो 25 का रूट हो गया 5 इंटू 3। दिस इज़ लाइक दिस क्वेश्चन वॉज देखो ये हो गया, सब कुछ सही हो गया था, सब कुछ सही किया था, बस लास्ट में पाइथागोरस यूज़ करना भूल गया मैं। ऑलवेज कैरी अ कॉन्डम गाइस, डोंट वांट हैव अ किड लाइक मी। खैर, अरे यार अब ये जूम आउट नहीं हो रहा। द फक इज़ हैपनिंग विद माई कंप्यूटर? लोग कहेंगे भाई ये कितना अनग्रेटफुल आदमी है, इतना अच्छा लैपटॉप है इस पर। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अच्छा है तो जूम आउट नहीं होगा। अ बोट टेक्स 2 hours टू ट्रैवल 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर। भैया एक बोट को यहाँ से ये A to B जाने में और वापस आने में लगता है कितने? 2 घंटे। ठीक है, 2 hours। और एक साइड शायद 8 किलोमीटर है। टू ट्रैवल 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर। हाँ मैं मान के चल रहा हूँ 8 घंटे लगता है, सॉरी 8 किलोमीटर है। तो भैया अगर आप 2 घंटे में 16 किलोमीटर चल रहे हो, देखो मतलब 1 घंटा उसे लगेगा 8 किलोमीटर इधर करने में और 1 घंटा इधर। बेसिकली बोट की स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर की। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज़ 4 किलोमीटर, मान लो कि पानी जा रहा है इस साइड को, देन टाइम टेकन फॉर गोइंग अपस्ट्रीम 8 किलोमीटर एंड कमिंग बैक इज़। अच्छा याद आ गया मेरी क्या गलती हुई थी इसमें, मुझे अभी फिगर आउट भी हो गया। देखो अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है? पहली बात तो ऑनेस्टली ये आपका क्वेश्चन इतना अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का अगर आपको मतलब नहीं भी पता तो आपको ये तो पता होगा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में से एक ऐसा होता है जिसमें आप उसके सहारे चल रहे हो, मतलब पानी के सहारे जा रहे हो, और एक ऐसा होता है कि जिसमें आप पानी के अगेंस्ट जा रहे हो। अगर आपको नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, एक में मान के चल लो, कोई सा भी मान के चल रहे हो कि हाँ उसमें पानी के सहारे जा रहे हो। तो जब पानी के सहारे जाते हो तो आपकी स्पीड हो गई 8 की और पानी की स्पीड हो गई 4 की, तो अब आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, डाउन स्ट्रीम तब होता है जब आप पानी के सहारे चल रहे हो। कैसे? डाउन स्ट्रीम, डाउन द लाइन, द फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉफ़ी शॉप इज़ हैविंग डिल्डो फ्लेवर्ड ऑप्शन। रैंडम सा हो गया कि डाउन स्ट्रीम जब बोलते हैं मतलब आगे के समय के लिए। डाउन स्ट्रीम होता है जब आप किसी चीज़ के सहारे जा रहे हो, समय के सहारे आगे जा रहे हो, तो हो गया डाउन स्ट्रीम। तो उस समय आपकी भी स्पीड हो रही है और बोट की भी स्पीड और पानी की भी स्पीड हो रही है। ठीक है, तो ये तो 8 की आपकी बोट की स्पीड और 4 किलोमीटर पर आवर की आपकी पानी की स्पीड टोटल होगी 12 की स्पीड से। 12 की स्पीड से आपको कितना समय लगेगा? ठीक है, तो टाइम होता है अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 8 का, स्पीड है 12 की, ये हो गया आपका टाइम। ठीक है, इतने घंटे का।
1 घंटे से कम लगेगा आपको। और ऑन दी अदर हैंड आप जब जाओगे तो यार आप देखोगे कि ठीक है, जब आप अप द स्ट्रीम जा रहे हो, ठीक है, मतलब स्ट्रीम ऐसे जा रही है और आप उसके खिलाफ जा रहे हो, उसे अप स्ट्रीम कहते हैं, तो आपकी स्पीड होगी 8 की, लेकिन यार पानी आपको कम धीरे कर देगा 4 की स्पीड से, तो आपकी ओवरऑल स्पीड हो गई 4 की। तो वो हो गया टाइम, हो गया डिस्टेंस 8 किलोमीटर, कैसे पता, दे रखा था स्टार्टिंग में, अपॉन स्पीड 4, तो टाइम लग गया आपको 2 घंटे। तो 2 घंटे आपको, मतलब एक्चुअली मेरी गलती क्या थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रीम का टाइम निकाल दिया था, 2 घंटे था मेरा ऑप्शन था ए, और ज़्यादा ऑब्वियसली 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा, या तो 2 होगा आंसर, या 2 ही होगा, 2 घंटे से ज़्यादा लगने वाला है। आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, मुझे लगा नन ऑफ द अबव होगा ऑप्शन नंबर 4, बट ऐसा नहीं है। आप आंसर निकाल सकते हो, 2 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा, तो 1 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया, बचा 2, वरना मैं फिर भी बता ही देता हूँ। पहला टाइम कितना निकला था, 8/12। यार 8/12 क्या हो गया, 8/12 घंटे, मतलब 8/12 घंटे, मतलब 8/12 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब आपको मिनट में निकालना है 40 मिनट, तो 2 घंटे 40 मिनट, और मैंने क्या कहा था, आंसर भी 2 ही है। क्योंकि ये स्टूपिड सिली मिस्टेक थी, इसलिए मैं इसे हटा रहा हूँ, ऐड नहीं करूँगा इसे। एक बुलेट है, ये भी स्टूपिड सिली मिस्टेक है मेरी, सही बताऊँ तो। वैसे तो मैं एक समरी दे देता हूँ कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ और कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन में 2 जगह बस ऐसी थी, जेन्युइन मिस्टेक्स थी, बाकी तो मैं बेवकूफ़ हूँ। एक बुलेट है आपका 5 ग्राम की, जो 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है और एक वुडन ब्लॉक में घुस जाती है, ठीक है। या आपने एक वुडन ब्लॉक रख रखा है, जो कसाई वाला होता है, जो वो रख रखा है, 5 की स्पीड से जा रही थी, अंदर घुसी और 6 किलोमीटर तक पियर्स कर गई अंदर, 6 सेंटीमीटर तक, और 6 किलोमीटर का ब्लॉक भाई, 6 सेंटीमीटर, 6 इंचेस। द एवरेज फोर्स इम्पोज बाय द ब्लॉक, ए ब्लॉक डोंट शो अप ऑन माई ब्लॉक एंड 6 सेंटीमीटर या 6 इंचेस, और बुलेट भी है, तो एवरीबडी नोज कि मैं डेट्रॉइट की बात कर रहा हूँ। इम्पोज बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट इज, देखो फोर्स होती है, फोर्स का एक बेहतरीन फार्मूला मैं आपको बता दूँ जो काम आएगा आपको। फोर्स होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वैसे आपको तो पता ही है एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये हैं जुगाड़ वाले यार मतलब इसमें जुगाड़ वाले तरीके हैं ये सॉल्व करने के, मैंने ये डिराइव नहीं किया, बट ये एक्चुअली में लेजिटिमेटली यूज़ होता है। मास आपको पता ही है, बुलेट का मास, और बुलेट कितनी देर में अपनी वेलोसिटी खो देती है, यार वो तो पता नहीं, हमें ये पता है कि कितनी दूर में खोती है, कितने दूर में खोती है, 6 सेंटीमीटर में। तो आपको क्या क्या पता है, ठीक है, अभी मास छोड़ दो, अभी आपको वेलोसिटी के टर्म्स में, यानी कि काइनेमेटिक्स के टर्म्स में क्या क्या पता है। मुझे पता है कि उसकी स्टार्टिंग स्पीड थी, उसकी स्टार्टिंग स्पीड पता थी जी मेरे को, स्टार्टिंग स्पीड थी उसकी 100 की, जो भी थी मुझे वो पता थी। मुझे ये भी पता है कि कितनी देर में वो रुकी है, ठीक है, तो कितनी देर में रुकी है बताओ, कितनी दूर पे रुकी है, मतलब कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, वो भी पता है मेरे को। वैसे तो ये फार्मूला लगता है, बट मुझे अभी भी रियलाइज़ हुआ, इनफैक्ट ये फार्मूले की भी ज़रूरत नहीं है, आपको फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन तो पता ही है, वो तो पता ही है आपने। हाँ यार वो तो पता है मुझे, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लो, आपको यू पता है, आपको एस पता है, और आपको इनफैक्ट एक और चीज़ पता है कि वो बुलेट रुक रही है, तो ऑब्वियसली बुलेट मारी है किसी चीज़ पे तो रुकेगी। हाँ ठीक है, तो कब रुकती है वो, वेलोसिटी वी पे रुकती है कभी, तो आप ये लगा लो, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। और आपका a हो गया यहाँ से, v² हो गया 0, कैसे, इनिशियल लास्ट की स्पीड थी 0 की, u² हो गया आपकी स्टार्टिंग की स्पीड, हो गई 100 इंटू 100 का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं हम लोग, अपॉन 2 इंटू एस कितना था, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर था, उसे मीटर में कन्वर्ट करो, क्यों, क्योंकि 100 मीटर पर सेकंड लिया था ना, अपॉन 100, 6/100, तो ऊपर चला गया 100, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन हो गई। तो भाई बुलेट है, क्या उम्मीद कर रहे हो, वैसे तो ये रिटार्डेशन है कायदे से, बुलेट बहुत तेज़ से रुकती है, इसे वही डैमेज करता है, बुलेट की स्पीड से ज़्यादा बुलेट कितनी जल्दी रुक रही है वो डैमेज होती है। अब यहीं पे इनटू मास भी कर दो भैया, फोर्स भी निकल जाएगा आपका पूरा का पूरा, और फोर्स निकालना भी है, ठीक है।
तो ये 100 से 100 कट गया। एक और बात आएगी यार, फोर्स तो निकालनी है कि ब्लॉक बुलेट पे कितना फोर्स निकाल रहा है वो निकालना था, बुलेट ब्लॉक पे थोड़ी। एक ही बात तो है, थर्ड जो लॉ है, बुलेट ब्लॉक पे जितना फोर्स लगाए उतना ही फोर्स ब्लॉक बुलेट पे लगाए। क्या फ़र्क पड़ता है, ये फ़र्क पड़ता है। कहाँ गया बोर्ड, कहाँ गया मेरा? हाँ, तो अब इसे सॉल्व करो बैठ के। तो ये हो गया, हाँ 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और सॉरी 5। इसे एक काम कर लो, 50 कर लेते हैं। 50/12 इंटू, क्योंकि हमने 50 कर लिया था तो 3 0 बच गए, इंटू 1000। तो ये हो गया लगभग 4 पॉइंट, इसे 48 ही मान लो। ये हो गया 4, इसे अगर मैं 48 मान लूँ, अभी मान के चल लो 4000 के आसपास मेरा आता आंसर। 4000 से सबसे करीब 4 है, मैंने 4 किया था। देखते हैं मैंने क्या गलती करी थी। अभी देखो मेरे को तुरंत देख के पता चल गया, मुझे याद आ गया मेरी गलती ये थी कि मैंने 5 यहाँ पे 1000 होता है, तो 1000 न्यूमरेटर में बढ़ा दो, तो यहाँ से काट दो एक, तो आंसर 400 के आसपास आ गया। 400 के आसपास आंसर है, 417 है यार। लेकिन 417 कैसे आ गया? अरे हमने 48 लिया था ना, 50 का 48 किया था। क्यों? ऐसे ही एस्टिमेट कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। क्योंकि इसमें सारे आंसर दूर थे। 417 हो गया आंसर, बस बात ख़त्म। और 417 ही है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो 27 का दिखा देता हूँ मैं। 27 का देख लो, 417 है। लास्ट में इनका भी वही आया था। ठीक है, हम लोगों की गलती क्या थी? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने में गलती कर दी। छोड़ो, आओ इधर आओ। Find the maximum force for which both the block will move with the same acceleration. हाँ जी। यार मेरा तो इसमें शायद 16 कुछ हार था। अब देखो ऐसा है कि ये इस पर आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, इस पर आप फोर्स लगाओगे चलेगा, सही बात है। तो ये पूछ रहा है कि सेम एक्सेलरेशन से चलना चाहिए उसे। चलो अगर मैं इसका ऊपर वाले का FBD बनाऊं, क्योंकि ऊपर वाला सरकेगा तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ऊपर वाला आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है जी, उस पर फोर्स लगा रहे हो। नहीं, फोर्स तो खैर 8 वाले पे लगा रहे हो, सही बात है। तो ऊपर वाले पे क्या लगा? अच्छा रुको 1 सेकंड। ऊपर वाला देखो, नीचे वाले पे आप फोर्स लगा रहे हो, ऊपर वाले पे नहीं लगा रहे थे, नीचे वाले पे लगा रहे थे। नीचे वाले पे लगा रहे थे तो वो आगे मुड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दोगे ना तो ये फिसलने लगेगा पीछे कोई और। तो ऐसा कुछ पूछ रहा है कि इतना फोर्स लगाओ कि भैया वो फिसले ना। अब ये जब फोर्स लगाओगे तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। जितनी एक्सेलरेशन से ये, उतनी एक्सेलरेशन से ये। भैया हमें कैसे पता? मान लो इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गई, इसकी कम हो गई, तो ये पीछे नहीं फिसल जाएगा, समझ रहे हो ना? तो दोनों की एक्सेलरेशन साथ में। इनफैक्ट क्वेश्चन में भी दे रखा है, ब्लॉक विल मूव विद सेम एक्सेलरेशन, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स बताओ जहाँ तक सेम एक्सेलरेशन तक दोनों के दोनों साथ में चले। तो ये किसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। अब इस एक्सेलरेशन से चले और पीछे उसके वो लगे, पीछे लगे फोर्स, कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। भैया ये दोनों बराबर हों तो हम लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया म्यू mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इससे ही कट गया। और एक्सेलरेशन आ गया हमारा, आ गया म्यू इंटू जी। म्यू कितना था? म्यू था अपना 0.4 इंटू जी हो गया 10, यानी ये 4 आ गया आंसर, जो कि नहीं है आंसर ऑब्वियसली। 4 नहीं है तो 16 नहीं है तो 8 होगा आंसर। गलती होंगी जी। चलो देखते हैं, इनको भी थोड़ा मौका दे दें, राइज एंड शाइन का। कोई क्वेश्चन नंबर क्या आई है? क्वेश्चन नंबर 35 है। यार तू ऐसे फालतू क्वेश्चन में फंस गया। यस सर, प्राउड ऑफ दिस। ए मैक्स ऑफ 4 kg। अच्छा, ओ हो कि निकालना क्या था ये तो भूल ही गए। देखो एक्सेलरेशन निकल गई कि हाँ 4 मीटर पर सेकंड तक, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक मस्त मौजूद जो करना आपको वो करो इतनी एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितनी हो गई? नीचे वाले पे फोर्स कितनी लग गई?
यार अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखी है और इसका मास भी दे रखा है, इनफैक्ट खैर आप मास लगाओगे 8+4 का, क्यों? क्योंकि जब आप फोर्स लगा रहे हो, लगा तो आप इसी पे रहे हो, और एक्सेलरेशन जो कैरी कर रही है, लेकिन दोनों को कैरी कर रही है। एक्सेलरेशन के ऊपर भार तो दोनों वेट का लग रहा है ना, समझ रहे हो ना, m1+m2। चलो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी ही है, और इनफैक्ट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दिस वॉज माई बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। अच्छा रुको, ऐसा नहीं, इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। एक और बार अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, इस पे आप फोर्स लगा सकते हो, ठीक है। आराम से जितना फोर्स लगाना है उतना फोर्स लगाओ, नीचे फ्रिक्शन लेस है, थोड़ा सा फोर्स लगाओगे आगे लगने लगेगा। अब ये आपका छोटा भाई, इसे भी आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है, ठीक है। लेकिन अब आप फोर्स जो है उतना नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे, यानी कि आप कोकेन स्टूडेंट हैव सेड दैट वर्ड, कोकाइन स्टार्ट कर दोगे अगर आप, तो आपका छोटा भाई सरक लेगा, वहाँ से पीछे चला जाएगा, ओके। लेकिन आप चाहते नहीं हो, इनफैक्ट आप चाह रहे हो कि आपका छोटा भाई आपके साथ रहे, तो एक लिमिट तक आप फोर्स लगा सकते हो, और वो फोर्स इनफैक्ट आपकी दोनों की औकात के बराबर ही होना चाहिए। मतलब वो फोर्स हो जाएगा आपका m1+m2, क्योंकि आप दोनों साथ में ही जा रहे हो, इनटू एक्सेलरेशन। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी। फोर्स तो इतना ही होता है, फोर्स जब लगेगा तो दोनों को कैरी करेगा, इसलिए m1+m2। ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी पेचीदा चीज़ हो सकती है, बट ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल लिया था मैंने, और m1+m2 हो गया 12, एक्सेलरेशन हो गया 4, आंसर आया 48 न्यूटन ही है आंसर। तो ये मैं कर क्यों नहीं पाया था? बेवकूफ़ हूँ ना मैं, बेवकूफ़ हूँ मैं। अब ये एक्चुअली ऐसी मिस्टेक है कि इनफैक्ट मुझे कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। एक लेसन ये भी है कि इतनी सारी मिस्टेक्स थी, मैंने देखो आपको मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन में आई बिलीव कि मुझे आंसर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जब मैं खुद खुले दिमाग से सोचने लगा, एक बार एग्ज़ाम वाले माइंडसेट से निकल गया, तो मैंने खुद सॉल्व कर दिया इसे। ये तो नहीं, ऑब्वियसली ये तो आधा ही सॉल्व हुआ था, बट कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो खुद सॉल्व हो गए थे बिना किसी एक्सटर्नल के। ऐसे आंसर दिया करो कमेंट सेक्शन में, समझे? इतनी सी चीज़ में मस्त आंसर बता दिया मैंने, पढ़ ले भाई। हाँ देखते हैं, ये 27 कैसे गलत हो गया, 180 तो आंसर है इसका। मैंने एक्चुअली क्या लॉजिक यूज़ किया था कि देखो P का मैग्नीट्यूड बराबर है 2Q के, देन द एंगल बिटवीन। अब देखो इसका एंगल ना दोनों के बीच का दे नहीं रखा था, तो मेरे ऊपर है, कुछ भी ले लूँ मैं, दोनों को साथ में ले लूँ। ये हो गया x और ये हो गया 2x, तो जो दोनों का सम होगा वो होगा 3x, और दोनों का जो हाँ सही बात है, और दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो होगा x। दोनों के बीच तो एंगल का डिफरेंस है ही नहीं, ज़ीरो आना चाहिए था आंसर। आंसर ज़ीरो है ही नहीं, क्या है आंसर? अब देखो मेरे फर्जी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ ये, है ना। P अगर x है, Q अगर y है, तो x बराबर 2y है, ठीक है। मान लो अब इन दोनों के बीच का एंगल नहीं दे रखा, तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी मान लूँ। x + 2y बराबर हो जाएगा, ऐसा होगा बिल्कुल पैरेलल, और x - 2y हो जाएगा, x - 2y। अब जो बराबर है वो तो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा चलो छोड़ो, अब किताबी तरीके से कर लेता है।
पी प्लस 2q का हो जाएगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 4q² प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन तब भी आंसर नहीं आने वाला। अब मैं वो बहुत ज़्यादा वो हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, तो 37 क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर ही देख लेते हैं। फालतू चीज़ों में पढ़ने से तो बेहतरीन ही है। हाँ ठीक है, वही है कि a डॉट बी का प्रोडक्ट होता है a का मैग्नीट्यूड b का इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया -4q², मतलब p² -4q² ऊपर हो गया, और नीचे हो गया, नीचे क्या हो गया आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। डॉट प्रोडक्ट निकला, मुझे समझ में आया। नीचे क्या हो रहा है ये, नीचे की साइड क्या हो गया, p बराबर 2q था, p बराबर 2q है। अच्छा हाँ, तो p माइनस 2q हो गया 0, तो ये भी 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो cos थीटा 0 हो गया, तो थीटा बराबर हो गया, cos थीटा अगर 0 हो गया तो थीटा बराबर हो गया 90। सही बात है, लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा थक गया हूँ कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसे मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आया वो क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन लगा था मेरे को, ये भी मैं इनफैक्ट ऐड नहीं करूँगा, तो इतना कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। देखो स्प्रिंग है, ठीक है, तो पहले बताओ इस पर 2m मास है, m मास है, 2m मास है और इधर m मास है। जब आप यहाँ से काट दोगे, ठीक है, पहले इस पर स्प्रिंग पे फोर्स कितना लग रहा है, फिर स्प्रिंग का फोर्स होता है kx बराबर, ओहो मतलब यहाँ पे अगर मैं FBD बनाऊँ, पहले वाले का एक्चुअली टाइम ओवर हो गया ना, पहले वाले की FBD बनाऊँ अगर मैं, ठीक है, तो kx ऊपर लग रहा था, टेंशन बराबर kx थी, और नीचे लग रहा था अपना मास, खुद का मास, इस वाली की FBD है ये, अपना खुद का मास तो लग ही रहा था, प्लस इसका भी लग रहा था, तो kx बराबर हो गया, kx बराबर हो गया 2mg प्लस mg, ये 3mg लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, सीधा सीधा 3mg। तो मैक्सिमम इलोंगेशन, या चलो kx पता चल गया आपको 3mg है, ठीक है, kx पता चल गया, यानी कि आपको जो स्प्रिंग इतने फोर्स से आपको खींच रहा है 3mg फोर्स से, मेरा तो यही लॉजिक था। अब जब हुआ क्या 3mg फोर्स से खींच रहा है आपको, फिर क्या होता है, जब इसे काट दोगे आप, इसे काट दोगे तो स्प्रिंग ये वाला तो नीचे फ्री फॉल में गिर गया, ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन होगी g नीचे को, तो आंसर होगा या तो आपका फर्स्ट वाला, या तो आंसर होगा आपका g, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डाउनवर्ड्स। सेकंड वाले की एक्सेलरेशन तो इजी थी। फर्स्ट वाले में क्या होता है, फर्स्ट वाले में थोड़ी पेचीदा चीज़ हो जाती है। फर्स्ट वाले में फोर्स ऊपर कितना लग रहा है, अभी भी kx ही लग रहा है, क्यों, क्योंकि अभी तुरंत काटा ही आपने, तुरंत काटने के बाद ही देख रहे हो आप, तो ऊपर स्प्रिंग में kx लग रहा था आपका, ठीक है, और नीचे सिर्फ और सिर्फ 2mg लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ऊपर 3mg नीचे 2mg, तो खिंचाव आएगा ऊपर को। अब कितने का खिंचाव आएगा वो देखो, तो ऊपर खिंचाव आएगा 2m मास इंटू एक्सेलरेशन, किसी ना किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे होगे भाई, हमें क्या पता, अभी नहीं पता है, जी मत ले लेना, मेरी वाली गलती मत कर देना। मैंने क्या लिया था, मैंने शायद 4 सेलेक्ट किया था, छोड़ो। ऊपर, हाँ ऊपर आप जा रहे हो, ऊपर आप एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया, ऊपर बहुत बेहतरीन खिंचाव आ रहा है kx का, 3mg का खिंचाव आ रहा है, 3mg का खिंचाव। ये कहाँ से आया जी, ये हमने पहले निकाल के रखा है, यहाँ से रखा है, और उसको थोड़ा काउंटरैक्ट करने के लिए नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ये कैसे लग रही है, अभी जब तुमने काट दिया, ये तो खैर हमेशा लगेगी ही ना लगेगी, ये तुमने काट दिया, फिर सिर्फ और सिर्फ ये लग रही है, ये तो कट गया, देखो ये कैंची से काट दिया, स्निप सरकमस्टांसेस होते हैं, ठीक है। ये हो गया mg, सॉरी 2mg, तो यहाँ पे मस्त आंसर आ गया आपका mg
ए हो गया आपका mg/2m, यानी कि g/2 हो गया आपका आंसर, फर्स्ट हो गया आपका आंसर, ठीक है। और इनफैक्ट आंसर भी फर्स्ट ही होगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 48 है। हाँ यार, ऑप्शनल वाले को क्या हुआ? ऑप्शनल वाले हमने कर लिए शायद, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ही है ना, देखो फर्स्ट आंसर। चलो ये भी हो गया जी। अब फिज़िक्स हो गया। अब देखता हूँ बॉटनी वगैरह करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैंने पढ़ा नहीं है, वो भी पढ़ा गया भाई तूने? पता नहीं यार क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, पढ़ता ही नहीं हूँ, जबकि है कुछ नहीं। CUT के स्कोर देखता रहता हूँ, कट ऑफ कितनी जा रही है, अपग्रेड करना है नहीं करना है। वैसे तो मेरे को साउथ कैंपस का बहुत अच्छा टॉप का कॉलेज मिला है, लेकिन मे बी इनफैक्ट नॉर्थ मिल जाए, बट फिर भी उसमें टाइम वेस्ट करने की बात थोड़ी है। प्रोडक्टिविटी के नाम पे प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूँ बैठ के। अब मुझे इसे वैसे तो अब क्योंकि सही कर दिया है मैंने, तो इसे क्या करूँगा ऐड करके। चलो मिलते हैं किसकी वीडियो में, अगली वीडियो में मिलते हैं। चलो जी बाय। इसे डिलीट, अच्छा चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।